बार बार कह रहा हूं कि भाई इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के हैं। जितने ईयर के पास पेपर्स मैंने बाकी चैप्टर्स के निकाले, इसके निकाले, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम तो आएगी अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ढंग से नहीं किया तो सबसे ज्यादा जो अच्छा, ये एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन बहुत उठाकर दे रहा है इस चैप्टर का पार्ट। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करोगे तो एमसीक्यूज की अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ जो है वो चली जाएगी आपके हाथ से। ठीक है, सो गाइस, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। अच्छा, पहले इस चैप्टर ये है मार्च 2021 क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जनवरी 2021 क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट 1। स्टेडीली इंक्रीजिंग टेंसाइल फोर्स। अच्छा जी, स्टेडीली यानी एक खास रेट से इंक्रीज होने वाली, ठीक है, या कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, एक खास रेट से, फिक्स रेट से। ठीक है भाई, ठीक है, इसने स्टेडीली इंक्रीजिंग टेंसाइल फोर्स का है। was applied to a sample of titanium alloy. द सैंपल हैड एन, अभी मैं, मुझे टाइटेनियम को सुन के ना कुछ होना शुरू हो जाता है, वो जो अभी कुछ अर्से पहले इम्प्लोजन हुई थी ना टाइटेनियम की सबमर्सिबल में, वो टाइटेनियम का नाम सुन के ही कुछ होना शुरू हो जाता है। एनीवेज, तो खैर, द सैंपल हैड एन ओरिजिनल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसको एल कह दीजिए या एल नॉट कह दीजिए, वट एवर, एंड डायमीटर कितना है, डी, 5.05 मिलीमीटर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं। स्टेट अ सुटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डायमीटर ऑफ द सैंपल। तो फैक्ट है कि अगर डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो जाहिर है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइक्रोमीटर यूज कर ले, या इसको स्क्रू गॉज कह लीजिए। क्लियर है, माइक्रोमीटर कह लीजिए, स्क्रू गॉज कह लीजिए, दैट इज सुटेबल, क्योंकि ये डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक ये मेजर कर रहा होता है। आपको पता है ना इसका लीज काउंट कितना होता है। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं लैब्स के अंदर, उसका जो लीज काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने की हैं। ठीक है, सो ये डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये डेसिमल के बाद दो डेसिमल प्लेसेस तक ये मेजर कर रहा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूं अगेन। ये जनवरी 21, ठीक है, यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। द ग्राफ शोज हाउ स्ट्रेस वेरीड विद स्ट्रेन फॉर अ सैंपल। ये है जो ग्राफ वेरी कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन जो है उसका उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, खींच रहे होंगे, एक्सटेंड कर रहे होंगे, स्ट्रेस लगा रहे होंगे, तो साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे होंगे तो उसका स्ट्रेन भी चेंज हो रहा होगा। अच्छा, डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ सैंपल। ठीक है, वो कह रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस उसका कैलकुलेट करो। बस कैलकुलेट करने का तरीका ये कि आप इसके स्केल को जहां तक ये ग्राफ लीनियर है वहां तक रख लीजिए। ठीक है भाई, जहां तक लीनियर है ग्राफ आप रख लीजिए। आप चाहें तो आप इस तरह से रख लीजिए ग्राफ को, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, जहां तक ग्राफ लीनियर है वहां तक आप, अब आप चले जाइए। मेरे हिसाब से ये एक बेहतर ऑप्शन है, यहां तक, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, यहां तक हम कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो ग्राफ का ग्रेडियंट निकलना है जहां तक वो लीनियर है, उसके बाद प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगी तो वो ग्राफ टर्न होना शुरू हो जाएगा। पता है ये सारी बातें आपको। तो हमें अभी उसने प्रोपोर्शनल लिमिट पूछा नहीं है, तो जो नहीं पूछा तो उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, सो अभी यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से लेकर यहां तक एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है, सो अब इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। सो ग्रेडियंट आप कैसे निकालेंगे भाई, इस लाइन का राइज अपॉन रन। सो राइज अपॉन रन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। सो राइज में कितना है, 600 मेगा पास्कल है, तो इंटू 10⁻⁶। रन कितना है, 0.001। अब 0.01 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए ये ना, तो ये 0.005 होगा, 0.005। क्लियर है, तो जरा मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, 600 डिवाइड बाई इसको 1.2 into 10 to the power of 11. 1 पॉइंट, 1.2 into 10 to the power of 11.
1 टू 10 पावर 11 आएगा ना पास्कल। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए अपने पास। So 1.2 into 10 raised to power 11. So you will write here 1.2 into 10 raised to power 11 Pascal. This is Young's modulus. अच्छा मैं Y से लिखता हूँ, आपकी बुक्स में E से भी लिखा हुआ है, तो इट्स ओके फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? The sample broke at point B. वो पॉइंट बी पे ब्रेक हो गया, यहाँ इस जगह पे ब्रेक हुआ है। ठीक है? वो कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, सैंपल यहाँ पे ब्रेक हो गया, बताता हूँ। डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सैंपल। वो कह रहा है वो फोर्स निकालो जो उसको ब्रेक करने में इस्तेमाल हुई है, लगी है। अच्छा, सबसे पहले तो फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि आपको पता है स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, और एरिया और स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालो, फिर ब्रेकिंग फोर्स आएगी। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे भाई? ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालने के लिए ये इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींचो यहां तक। ठीक है भाई? ठीक है भाई, कुछ ये वैल्यू बन रही है आपकी, समझ आ रही है आप लोग को? अब जरा देखते हैं इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो अगर इसके हिसाब से चले तो ये 1200 है और ये 1400 है। सो 12 और 1400 के बीच में, ठीक है, 12 और 1400 के बीच में कितना 100 है? ये 200 है। सो इफ यू डिवाइड 200 विद 10 बॉक्सेस हैं, सो एक बॉक्स 20 का हो जाएगा, यस और नो? यस। एक बॉक्स 20 का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1220, 1240, 1260, 1280 और ये 1290 बन रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ, 1290 बन रहा है, यानी ये वाली इधर जो वैल्यू बन रही है वो 1290 बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको हटाऊं और गौर से देखूं तो ये क्या है? सो ये 12, 1 2 3 4 80 बन गया, ये बीच में गई है। अच्छा, बीच में तो कहीं है, लेकिन आप देखो बीच में भी हाफ से थोड़ा नीचे है। अगर मैं इसको जूम करूं तो बीच में भी हाफ हाफ यहाँ पे बनता है, ये हाफ से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो अब हाफ से नीचे है तो किया ये जाता है, अगर हाफ से भी नीचे हो तो हम ऐसा नहीं करते कि ये कह दें कि भाई ये 12, ये 80 है और ये 1300 है। तो हम ये हरकत नहीं करेंगे कि बीच में, अगर बीच में होता तो चलो ठीक है, हम कहते हैं कि 1290 है। लेकिन चूंकि ये हाफ से नीचे है तो हम ये नहीं करेंगे कि बोलेंगे नहीं यार 1285 है, ये हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, तो 10 का फिर भी डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन ये नहीं करते। तो या तो बेहतर ऑप्शन है कि आप 1280 पर राउंड ऑफ कर लें, ठीक है, या एक्चुअल 1290 लें आप। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो वैसे बेस्ट क्या है 1290 है, क्योंकि 1290 पर ही वो हिट कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई 1280 भी लिखता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक, सो हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स आ रही है, जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस आ रहा है, वो आ रहा है 1290 पास्कल, मेगा पास्कल। ठीक है, और जो हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो गिवन होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है? डायमीटर गिवन है 5.05 मिलीमीटर। सही है? सो गाइस वी हैव गॉट 5.05 मिलीमीटर, एरिया तो नहीं है ना। सो पहले डायमीटर गिवन है, 5.05 मिलीमीटर गिवन है। सो अब क्या करोगे? एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा कैसे आया ये। और ये उस रस्सी का जो कि जाहिर है उस कॉर्ड का, जिसका जिसका ये ग्राफ है, जाहिर है कि वो सर्कुलर सिलेंडर की तरह होगी, तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह आप रख दीजिए d/2। सो जाहिर सी बात है ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए, यहां से इसको लिंक कीजिए आप, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? सो ये है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। सो एरिया कितना आएगा? एरिया इक्वल्स टू पाई की जो भी वैल्यू 3.142 टाइम्स डी कितना 20.02. जी, I think isn't that without converting it? 20.02 is without converting it. Like नहीं ना, without millimeter. कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। एरिया को आपने मीटर, इसको मीटर स्क्वायर में बताओगे ना, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। यू आर सपोज टू कन्वर्ट द एरिया, अदरवाइज अदरवाइज पास्कल का लिंक ही नहीं बनेगा, पास्कल बनेगा ही नहीं। आपको तो हर चीज मीटर में बतानी है भाई, ऐसा ही सिस्टम में काम होगा सारा। तो तभी तो देखे ना, ये मैंने कन्वर्ट किया है,
पावर -3 और उस पे स्क्वायर पावर -6 जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका 20 कैसे आ रहा है आंसर। सर मैंने पावर नहीं लगाई थी। ये चीज यो ब्रो। Sir, it's 2.003 into 10 to the power -5. 1.003 2.00. 2.03 डरा दिया तुमने, तुम कुछ लेके आई, मैंने बोला ये ले भाई ये तो हो गया काम तमाम। 2.003 मींस 2.0 कर लेते हैं, 2.00 कर लेते हैं, 003 है ना, 2.0 कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इनटू 10 टू पावर नेगेटिव कितना बोला आपने? 5. -5 और ये आएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, एरिया आपको गिवन है और ये जाहिर है ब्रेकिंग स्ट्रेस आपके पास ही मौजूद है। सो यू नीड टू कैलकुलेट ब्रेकिंग फोर्स। तो पता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। सो क्या होगा? 1290 पावर 6 इंटू 2.00 इंटू 10 टू पावर -5। तो प्लीज लेट मी नो द आंसर कितना हुआ? 25,800. कितना? 25,800. 25,800। अच्छा एक मिनट, यही है। Yes. आप सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है? 3 चल रहा है ना, तो ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर काफी है। अब ये देख लें कि अगर आप 1280 लेते हैं तो आपकी फोर्स क्या आती? 1280 लेते हैं तो आपकी फोर्स मेरे ख्याल में इससे हार्डली 200-300 न्यूटन का फर्क होता, ज्यादा फर्क नहीं होता। The graph shows a linear section of the stress strain graph of a sample. State how the area under this graph represent the work done per unit volume in stretching the sample. कैसे होगा यार, बड़ा मजेदार है। चलो ये मैं बता दूंगा, अगला खुद करना फिर। बताऊं? वो कह रहा है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो लीनियर सेक्शन का है वो कैसे बता रहा है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम को कितनी एनर्जी दी जा रही है या ली जा रही है। अगर खींच रहे हो तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी ठूस रहे हो, डाल रहे हो, तो उसे खींचने के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ बताता है। जबकि हमने तो पढ़ा है कि ये तो अभी अभी अब हमने उसके एरिया के बारे में तो नहीं पढ़ा, क्योंकि एरिया की फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इस ये कह रहा है कि नहीं वो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देगा, तो आओ कैसे देगा ये समझते हैं। देखो सबसे पहले ये लीनियर सेक्शन है, तो इस लीनियर सेक्शन का कोई भी कहीं पर भी जाके इसका कनेक्शन बना देता है ऐसे, इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सो अगर ट्राइंगल की सूरत में बनाते हैं तो आपको पता है कि एरिया किसके बराबर होता है? ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस में क्या है? स्ट्रेन है, और इसमें क्या स्ट्रेस है? तो दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो ये 1/2 हो जाएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सही है? किसी को कोई एतराज तो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? वो कह रहा है ये साबित करो, ये बताओ कि ये जो इसका एरिया है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसका जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या दे रहा है? ये एरिया आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देना है, यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये दे रहा है, ये एरिया, ये साबित करो। आओ साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। सो देखो एरिया है, ये हाफ अपनी जगह पर आ गया, ठीक है, और ये सिग्मा क्या? सिग्मा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सिग्मा ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जो है, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन की बात करूं तो दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। दिस इज चेंज इन लेंथ और ये पर यूनिट लेंथ। एक्स अपॉन एल कर लीजिए या आप ई अपॉन एल कह दीजिए, दोनों ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रखिए। सो यहाँ रखिए एफ अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। क्लियर है? ये रख लीजिए आप, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह अपने अपने उसमें दोनों की वैल्यू रख दिया आपने। क्लियर है? सो ये एक्सटेंशन ये स्ट्रेन की वैल्यू रखी और ये आपने स्ट्रेस की वैल्यू रखी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? Yes. ठीक है, ठीक है। इसको मैं उठा के नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ताकि थोड़ा और खुली जगह पे हो जाए। ठीक है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाउ यू विल सी कि ये एरिया है, ये 1/2 अपनी जगह पर है। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, न्यूमरेटर को सबको एक तरफ करता हूँ, ये 1/2 को ऊपर कर देते हैं, ये न्यूमरेटर में फोर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं, ये एक्स को इधर कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? ये एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ कर लेते हैं।
हाँ 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 हाँ, कितनी जबरदस्त चीज है। अब आप बताओ, ये जो न्यूमरेटर है, ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये खींचने में जो वर्क डन लग रहा है, ये वो वर्क डन नहीं है क्या? इतनी पिछली 2 क्लासेस से समझा रहा हूं कि तुमने वो पढ़ा है, तुम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, याद करो, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था, पढ़ा था। उसमें मैंने Yes, बताया था, उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन होती है, याद करो, और स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन में अभी जो इसमें एरिया निकालते हैं हम अंडर कर्व, वो एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, ये सब चीजें Yes, बताइए। strain हाँ जी, स्ट्रेन एनर्जी देता है या वर्क डन देता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन देता है खींचने में। तो ये, और ये एरिया आप कैसे निकालते हो, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। सो ये मैंने बताया था कि वर्क डन, मैंने बताया था कि ये वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक है। और यही आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, स्ट्रेन एनर्जी बन जाती है। सो ऊपर का जो ये वर्क डन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एरिया इंटू लेंथ है, ये वॉल्यूम होता है, आपको भी पता है एरिया इंटू लेंथ। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, आप इतने चैंपियन लोग हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। सो भाई, इस वक्त इस हिसाब से ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, और ये इसकी लेंथ है। सो भाई, एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम होता है। अगर आप एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेंथ को आप हाइट कह लें तो वैसे भी वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आता है सिलेंडर का, क्लियर है। सो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये आपने प्रूफ कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन अब आपने करना, वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? No, sir, it's clear. चलें आगे। The area under any stress strain curve represent the work done per unit volume. Estimate the amount of work required to break the titanium alloy. अस्तगफिरुल्लाह, 4 नंबर का सवाल है भाई। ये आपने पूरा एरिया निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये देखें, तभी तो मैंने कहा ये काम आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मजेदार, आए हाय 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 हाय, क्या क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ मैं मूंगफली मंगा लूं बाहर से, और आपको चढ़ा चढ़ा के खाऊं मैं। सर्दियां हैं तो आप लोग बैठ के काम कीजिए, मैं मूंगफलियां खाता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। सो हम एस्टिमेट करने के लिए कहा, अब एस्टिमेशन कैसे होगी मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने कैसे करना है, एरिया कैसे निकालना। देखो तरीका ये है कि सबसे पहले बड़े बड़े बॉक्सेस को निपटा लो, फिर छोटे छोटे बॉक्सेस की तरफ आना, ठीक है। और अगर चाहो तो छोटे 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 बॉक्सेस का एरिया पहले ही निकाल लो। तो देखो पहले इसको सीधा जो है ना ब्रेक ही कर देते हैं इसके पार्ट्स के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे अप्रोप्रिएट यही है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये बड़े वाले बॉक्स का तो एरिया आप रेक्टेंगल से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्सेस हैं सेपरेट, ये इनका एरिया निकाल लोगे आप, इनका सेपरेट एरिया निकाल लो, क्लियर है, इनका भी एरिया निकाल लोगे आप, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ये छोटे छोटे बॉक्सेस की, इनका इनका भी एरिया निकालना है आपने, ठीक है। मैं एस्टिमेशन बता रहा हूँ कैसे होगी, और बहुत जल्दी होगी, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐड करके दिखा दो खाली, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो, ठीक है, ये आपने काउंट कर लिया, और ये ऑलमोस्ट ये पूरा ही बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये एस्टिमेशन बन जाती है, आप करीब आ जाओगे, बिल्कुल करीब करीब आ जाओगे। अब एरिया कैसे फाइंड करोगे यार, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ ही करना है, और क्या करना है। तो इधर देखो, तो ये फॉर एग्जांपल ये इसकी जो हाइट है, समझा देता हूँ, इसकी जो हाइट है वो है 200 की मेगा पास्कल, और ये जो डिस्टेंस है ये है 0.01। सो एक बड़े बॉक्स की जो है वो है 200 इंटू 0.01, जो भी आंसर आएगा वो मेगा में आएगा। सो अगर आपका आंसर आएगा वो आएगा मेगा जूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जूल आपका, उसने कहा ना कि इसका एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। सो वर्क का यूनिट जूल, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, लेकिन हम चूंकि यहाँ मेगा का साइन लेके चल रहे हैं तो ये मेगा जूल पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, या मेगा जूल पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मेगा जूल पर मीटर क्यूब में आंसर आएगा, जो भी आएगा।
जो आंसर आप निकालेंगे मेगा जूल पर मीटर क्यूब में आएगा। फिर कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे मेगा पास्कल का मेगा नहीं हटा रहे हैं, तो रिजल्ट में भी जूल के साथ मेगा चिपक के आएगा। याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। अब जैसे ये एक बॉक्स है, मैं बता देता हूँ। तो इस एक बॉक्स का जो एरिया होगा वो 200 इंटू 0.01 आएगा, 200 इंटू 0.01। तो जरा कीजिए 200 इंटू 0.01 कितना आता है, कोई मुझे बताएगा? 2. जी 2 आएगा। सो ये एरिया होगा 2 क्या, 2 के साथ क्या, 2 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो एक बड़े बॉक्स का जो एरिया होगा, ठीक है, ये होगा 2 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ऐसे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और चाहे तो आप मेगा हटा लें, इट्स ओके, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े बॉक्स पे मेगा लगा रहने दीजिए, ठीक है। छोटे बॉक्सेस में मेगा हटाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है। अब ये पूरा एक है बॉक्स, तो इसका एक साथ ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 0.05 माइनस 0.01, सो दैट वुड बी 0.04। सो 1000 टाइम्स 0.04 कितना होता है, 40 नहीं होता जी। Yes, sir. तो इस बड़े का एरिया आ जाएगा, इस बड़े का एरिया आ जाएगा 40 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका आएगा 2, इसका आएगा 2, इसका आएगा 2, क्लियर है। उन सब का 2 2। अब ये छोटे बॉक्सेस का देखो, तो ये कितना है, जाहिर सी बात है ये 1, ये छोटे बॉक्सेस को देखूं तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0.05 है, तो ये कितना आएगा 0.05, यही आएगा 005। एक सेकेंड, इसका आ रहा है ना 100 है, तो 100 इंटू 0.05, 005 आएगा, 005 आएगा, क्लियर है, 05। तो कितना हो गया भाई 100 इंटू 0.005, 5. सो 200 इंटू 0.1 0.01 0.5 आएगा सर। 0.5 आएगा, वही मैं कह रहा हूँ। 0.005 है ना, हाँ। तो ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5 नोट कर लीजिए, सारे ऐड कीजिए। ये 0.5, ये 0.5, नहीं ये 0.5 नहीं है, ये थोड़े कम बॉक्सेस हैं इसमें, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐड कर लीजिए, तो 40 है, ये 42 हो गया, 44 हो गया, और ये 46 हो गया, और ये 47 हो गया, ये दोनों मिला के 48 हो गया, ये मिला के 49 हो गया। तो अब तक जो जो हमने निकाला टोटल मिला के हमारे 49 मेगा जूल पर मीटर क्यूब हो गया। यहां तक आपका हो गया, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बॉक्सेस को आप कैसे कवर करेंगे, मैं एक बॉक्स निकाल रहा हूं, बाकी आपने कैलकुलेट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। 49 तक मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप तरीका सीख लीजिए। देखिए, कोई एक बॉक्स पकड़ लीजिए जैसे, और इस बॉक्स की जरा वेल्थ को पता कीजिए जनाब। लेट्स से ये एक बॉक्स है, इसको मैंने और बड़ा करके आप लोग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे बात करते हैं। अब इस बॉक्स की को कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सो देखिए ये 200 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 200 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो एक बॉक्स की जो हाइट होगी वो 20 होगी, यस और नो, ठीक है। और ये जो एक बॉक्स की लेंथ होगी होगी 0.0001 होगी कि नहीं होगी। Yes. अब आपने इस 20 मल्टीप्लाई बाई 0.001 करें, कितना आता है, कौन मुझे बताएगा कितना आएगा? 0.02. 0.02, सही है, समझ आ गई बात। अब आप नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनिए, हाय ये है सबसे बड़ा काम। ये यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, तो 4 इधर है, 5 इधर है, 5 4 20 हो गया, ठीक है। तो 121 22 23 24 ऐसे काउंट कीजिए आप, ठीक है। ये जो खाली जगह है इधर भी काउंट कीजिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह काउंट कीजिए, इधर भी काउंट कीजिए। अच्छा, हमने ये वाले एरियाज भी नहीं लिए ना, सो यहाँ वाले एरियाज में भी आप चाहे तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस को ले लें। हमने जो छोटे छोटे बॉक्सेस नहीं लिए इधर, अब इधर भी काउंट कर लीजिए, छोटे बॉक्सेस ले लीजिए, ठीक है। ये ले लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर काउंट कर लीजिए। तो इन इन बॉक्सेस का या तो एक साथ निकाल लीजिए पूरा पूरे का एरिया, ठीक है।
इसको आप एज इट इज यहाँ पे छोड़िए और इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए। तो अब हमारे पास कौन कौन सा एरिया रह गया मैं बताता हूँ। हमारे पास इस रीजन का एरिया रह गया, मैं कलर कर देता हूँ जो आपने करना है, ठीक है। इस एरिया का, इस रीजन का एरिया रह गया, इस रीजन का एरिया रह गया, वो आपने निकालना है, ठीक है। इस रीजन का एरिया आप निकालेंगे, ठीक है। इस रीजन का एरिया निकालेंगे आप। उसके बाद सबसे आखिर में इस रीजन का एरिया भी आप निकालेंगे जो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है भाई। ये तो बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं। समझ आ रही है आपको बात या नहीं आ रही? ये तमाम रीजन्स का आप एरिया निकालेंगे और एस्टिमेशन करेंगे। अब एस्टिमेशन में एक और बात ध्यान से सुनिए, इधर देख लीजिए। वो तमाम बॉक्सेस, सुनिएगा, वो तमाम बॉक्सेस जो हाफ से कम है उन्हें इग्नोर कर दिएगा, ठीक है। जैसे इधर देखो, ये बॉक्स, ये लाइन कहां से गुजर रही है, ये लाइन इस वक्त, ये लाइन इस वक्त इस बॉक्स के हाफ से कम से गुजर रही है। हाफ इधर होता है, तो ये हाफ से कम से गुजर रही है तो इसे इग्नोर कर देंगे। और ये जो लाइन है इधर, इसमें ये हाफ से ज्यादा से गुजर रही है तो इसको, ये हाफ से ज्यादा से गुजर रही है, इसको पूरा काउंट करेंगे। ये वाली लाइन भी हाफ से ज्यादा से गुजर रही है तो इस बॉक्स को पूरा काउंट करेंगे आप। ये वाली लाइन जो इस बॉक्स से गुजर रही है वो हाफ से कम से गुजर रही है तो इसको इग्नोर कर देंगे आप। ये एस्टिमेशन का तरीका, समझ गए आप लोग? समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. अब आप टोटल कीजिए और टोटल करके ये आप अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, ठीक है। ये कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके फिर मुझे, अच्छा, जब आखिर में आप वो निकाल लें फिर बता दूं करना क्या है। आखिर में जब आप ये कर चुके हो तो वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, टोटल कितना टोटल वर्क डन हुआ है, टोटल कितनी, यानी बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है, वर्क डन की बात वही है। सो आपका जो भी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी रिजल्ट आएगा एरिया से, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, आपने आखिर में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम को यहाँ रखेंगे, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, और एरिया को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा के आखिर में वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्क डन की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज है तकरीबन, क्या दी हुई है यार, 480 से 520 के जूल के दरमियान, कह रहे ये उसकी वर्क डन की जो है वो दी हुई है, कह रहे, ठीक है। आखिर में वॉल्यूम कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराना है आपने, जब भी जाना है। क्या रिजल्ट बना बच्चों, आ रहा है आंसर? Sir, I got my answer for like the number of squares, like the area under the graph. 61.08. 61.08, Mm-hmm. ठीक है। 61.08 मेगा जूल यू सेड। Yes, but I didn't calculate the, what do you call it, the work done. हाँ तो वो ठीक है, 61 पॉइंट कितना आया, 08, 61.08 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। नाउ कैलकुलेट द, ये है बेसिकली वर्क डन अपॉन वॉल्यूम का रेशो। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो उससे। जी Sir, so for the final answer, I'm getting 4.8864 multiplied by 10 to the power of -4. बता रहा हूँ। वॉल्यूम कितना आया तुम्हारा, वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम बताओ। I think I got 8 times 10 to the power of -6. -6 मीटर क्यूब, यही है। अब Yeah. तुम देखो -6 है। अब तुम देखो इसको मैं, -6 है तो अभी इसको मैं एक काम करता हूँ, 61.08 इंटू 10⁻⁻, मेगा को खोल के जूल पर मीटर क्यूब कर लेते हैं, और ये वर्क डन अपॉन ये है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ऐसा ही है। अब इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 61.08 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई इसको जूल्स पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁻6 और ये मीटर क्यूब इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर है? अब क्या है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, +6 से -6 मतलब +6 से +6 कैंसिल, और 8 इंटू 61
पॉइंट जो भी है वो आप करो, तो ये क्या वैल्यू बनती है, ये बनती है 488 पॉइंट क्या बन रही है 64, और ये क्या बचा, जूल बचा, तो ये जूल में आंसर आ रहा है। अब चेक करो आंसर इसने क्या प्रेडिक्ट किया था, मैंने क्या लिखा था, आंसर कहाँ से कहाँ आना चाहिए, कितना लिखा था 480 से 520, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, क्योंकि काम तुमने किया, बाकी सारे पता नहीं क्या कर रहे हैं।